आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। फिरका वाराना हलाकतें, कातिल कौन और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र की रियासत पर बदएतमादी क्या रंग लाएगी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। तालिबान की हुकूमत मौजूदा हुकूमत है। ये शिया सुन्नी नफरत नहीं है, ये कोई तीसरा हाथ है जो इस नाम से अपनी जेबें भर रहा है। सेक्टेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ऑफिसर्स के तकर्रो तबादले किए जा रहे हैं। हमने सुराग लगा लिया है, कराची में भी जो कत्ल हुआ है वो किसी सुन्नी ने नहीं किया, ये किसी और का काम है, हम पहुंच चुके हैं। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। कहा जाता है कि बड़े सगीर पाक व हिंद में शिया सुन्नी इख्तिलाफ की अपनी एक तारीख है। इसका पस मंजर कुछ भी हो, लेकिन इसकी शिद्दत कभी भी इतनी नहीं रही जितनी पाकिस्तान बनने के बाद और जितनी अब। सवाल यह है कि पाकिस्तान में नजरियात पर इख्तिलाफ राय, नफरत अंगेज रवैयों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में किस तरह तब्दील हो गई। इस सवाल के जवाब में यह भी कहा जाता है कि जहां रियासत, मजहब और सियासत को यकजा कर दिया जाए, जहां शिद्दत पसंदाना नजरियात की हामिल मजहबी जमातों को एक अरसे तक हुकूमती सरपरस्ती में एक जरखेज मैदान मैसर रहे, तो वहां इस किस्म के हालात होना कोई हैरानी की बात नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये कोई बैरूनी साजिश है कि आज हम फिरका वारियत की आग में जल रहे हैं? क्या ये डॉलर, दरहम, दीनार और रियाल की कारस्तानी है कि शिया सुन्नी फिरके एक दूसरे के सामने खड़े हैं? कौन है इस पूरी सूरत हाल के पीछे? कौन है जो शिया को भी और सुन्नी को भी निशाना बना रहा है? कौन है जो अपने एक अलग एजेंडे पर काम कर रहा है? क्या इस शिया सुन्नी कुछ मुहिम की फिक्री बुनियादें कहीं और हैं? ऐसा क्या हुआ है कि ये बैरूनी साजिश अब मकामी मिशन बन गई है? क्यों इसके ताने बाने मस्जिद और मदरसों से निकलकर इक्तदार की राहदारियों में तशरीफ फरमा वजीरों और अदालतों में सहमे हुए जजों से होते हुए खुफिया इदारों के उन मुफक्किरों तक जा मिलते हैं जो खुद को हमारी नजरियाती सरहद के मुहाफिज कहते हैं? और अलमिया ये है कि इस हिफाजत में अब हमारी ये नजरियाती सरहदें इतनी सुकड़ गई हैं कि इसमें कोई एक मजहबी नजरिया भी पूरी तरह समा नहीं पा रहा। सवाल यह है कि हुकूमत कहाँ है? क्या हुकूमत के पास फिरका वाराना दहशतगर्दी के खिलाफ कोई पॉलिसी है? क्या कुछ लोगों से मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है? और सवाल ये भी है कि क्या तमाम मकातिब फिक्र के उलमा को हुकूमती कोशिशों पर यकीन है? आज प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमें ज्वाइन किया है, ताहिर अशरफी साहब ने हमारे साथ, मजहबी रहनुमा साहबजादा हामिद रजा साहब मौजूद हैं, और PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। मैं एक ब्रेक लूंगी, उसके बाद इस टॉपिक पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। अमीन शहीदी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। कल आपने ये कहा कि पता चल गया है कि कत्लो गारतगिरी कौन कर रहा है, कौन किलिंग कर रहा है और कौन इन वाकयात के पीछे है। तो ये तो वो सवाल है जिसका जवाब सब जानना चाह रहे हैं कि ये सब कर कौन रहा है। तो अगर आपको पता है तो बताइए कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का अलमिया यह है गुज़िश्ता तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है 67 सालों से, कि यहाँ पर इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँचने के लिए सियासी जमातें भी और दीगर लोग भी हर वो हथकंडा इस्तेमाल करते हैं जिससे माशरे के अंदर चाहे उसके तबाही के असरात कुछ भी रोनमा होते हों, मुरतब होते हों, वो किसी तरह से इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचें। इसके लिए बिलउमूम जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें एक फ़िरक़ावाराना फ़ज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देना है। ये सियासी जमातें करती रही हैं, मजहबी जमातें भी करती रही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिनकी रोज़ी रोटी का दारोमदार ही इसी पर होता है कि किसी तरह से क्लैशेस हों, लोगों की तवज्जुहात जो माशरे के जेन्युइन मसाइल हैं उन मसाइल से हट जाएं और वो अपने इक़्तिदार के मज़े लूटते रहें। हालिया हलाकतों की वजह से आप किसको की हवाले से आप किसको पिन पॉइंट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में हलाकतें मज़हब के नाम पे मुख्तलिफ इलाक़ों में होती रही हैं और मुख्तलिफ इलाक़ों के रीज़न्स मुख्तलिफ हैं। जब आप कराची की बात करती हैं तो कराची के अंदर जो अब तक की किलिंग्स होती रही हैं उनके पीछे एक लसानी जमात का हाथ नज़र आता है और उसमें हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं
उन शहदा के घर वालों ने भी इस बात को इंडोर्स किया और कहा कि हमारे कातिल कौन है, और अब इदारों ने भी कह दिया है कि हमने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चाहे शिया मारा जाए चाहे सुन्नी मारा जाए, दोनों के पीछे ग्रुप एक ही काम कर रहा होता है। अच्छा। इसी तरह से आपके लाहौर में हुआ, लाहौर में भी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये है कि दोनों के पीछे एक ग्रुप काम कर रहा था। अब जब इस्लामाबाद में शुरू हुआ तो हमें ये खतरा है कि इस्लामाबाद में अब कोई शिया मारा जाएगा और उसके बाद फिर बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट से हम पूछेंगे वो कहेंगे तीसरी कुव्वत है, किसी और से पूछेंगे वो कुछ कहेगा कोई और है, कोई कहता है ईरान है इसके पीछे, कोई कहता है सऊदी अरब है, तो असल हकीकत सामने कैसे आएगी? बात फिर वहीं आ गई, आपको पता है तो बेनकाब क्यों नहीं कर रहे, वो कौन सा ग्रुप है? देखिए, गवर्नमेंट हमेशा इस तरह की बातें करती रहती है कि कोई तीसरा ग्रुप है। सवाल यह है कि उस तीसरे ग्रुप को जब आप जानते हैं तो पकड़ते क्यों नहीं हैं? हम अगर मीडिया में ये बात करें कि फलान ग्रुप है तो फिर उसके लिए हमें सबूत भी फराहम करने पड़ेंगे। इस वक्त हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज़ाहिर सबूत की जरूरत तो है, और सबूत फराहम करना गवर्नमेंट का काम है, रियासत का काम है। रियासत को इन चीजों से बालातर होकर कि कहां पर उसका क्या नफा है, इस तरह के केसेस को डील करना पड़ेगा। ठीक। खैर, कराची में काफ़ी कशीदगी है 2-3 दिन से, लेकिन आपने खुल के बात की है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, अब ये सेक्टेरियन वायलेंस जो है ये एकदम जोर पकड़ गया है, वाकयात सामने आ रहे हैं इसके हवाले से। कराची क्वेटा की बात तो दूर की है, अब हम इस्लामाबाद भी, जैसे भी अल्लामा साहब ने कहा, अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने, इस्लामाबाद भी इससे महफूज नहीं है। अब ये भी कहा जा रहा है कि पता है कि ये कौन कर रहा है, जब पता है तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? किसका काम है एक्शन लेना, किसे लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही तो रोना है जी, यही रोते आ रहे हैं हम कि भाई जो लोग आप पकड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी इतने दहशतगर्द पकड़ लिए, कुछ लोग दिखा भी देते हैं जिनके सरों पर कपड़े डाले होते हैं, फिर वो कहाँ चले जाते हैं? हमें तो आज तक फिर उसके बाद पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गायब हो गए। टिकर ये मिलता है कि इतने जो दहशतगर्द फुला दिन पकड़े गए थे, अदालत ने उनको जमानत पर रिहा कर दिया है, और अब तो चूंकि सजाए मौत गुज़श्ता 6 साल से हुई नहीं, तो लिहाजा मुजरिमों को जब सजा भी नहीं मिलनी, अगर मुजरिम पकड़े जाए तो उनका पता भी नहीं चलना कि कौन है, तो फिर बताइए उसमें फिर मैं क्या कर सकता हूं, या शहीदी साहब क्या कर सकते हैं, या कोई और क्या कर सकता है? ये तो डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, ये बताए कि जो मुजरिम अब तक पकड़े गए हैं उनका क्या हुआ, कहां गए? वो जमीन खा गई, आसमान खा गया, और मुजरिमों को सजा क्यों नहीं है? मुजरिमों को, कौम को क्यों नहीं बताया जाता कि उनका ताल्लुक किन ग्रोहों से है, किन जमातों से है? मैं अभी डॉक्टर साहब से बिल्कुल यही सवाल हम उठाते हैं, इनसे पूछेंगे, लेकिन हामिद रजा साहब, ये देखें मुहर्रम गुजर गया, जो कुछ हुआ उसका सबको पता है, 12 रबीउल अव्वल भी आ रहा है, इंशाल्लाह 14 जनवरी को होगा, लेकिन जो खतरात और कशीदगी है इस हवाले से वो पहले से ज्यादा नजर आ रही है। आपके ख्याल में इस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? 12 रबीउल अव्वल के दिन को कैसे सिक्योर बनाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें मैटर को देखना है कि इसके अंदर मेन कंसर्न्ड पार्टीज़ कौन सी हैं। मसलन मुहर्रमुल हराम के अंदर तमाम लोगों को इल्म है कि अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ और तमाम अकाब जो दीगर जमातें हैं वो स्टेक के ऊपर हैं, तो रियासत के इल्म में है। माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब इसके ये भी तमाम दोस्तों के इल्म में है कि इसमें अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत तमाम लोग जो हैं वो दोबारा अगेन स्टेक के ऊपर हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट ये है कि आप जो लोग स्टेक के ऊपर हैं और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिनकी ग्रिप है उनके सेक्ट्स के ऊपर, उनके मदारस के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर, अब उनके साथ गुफ्तगू करें और एक प्रॉपर एजेंडा लें और उनको निगोशिएट करवाएं टेबल पे बैठा के, ताकि तमाम मामला सॉर्ट आउट हो सकें और सलूशन की जानिब जा सकें। मसलन मैं आपको अब अर्ज़ करूं कि माह मुहर्रमुल हराम के मुनासबत से, चूँकि चोई साहब भी मौजूद है और मैं लाजमन चाहूँगा कि चोई साहब के नोटिस में भी लेके आऊँ। फैसलाबाद में मैं किसी पंजाब में मैं किसी डिवीज़न का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अक्सर जगहों के ऊपर अभी भी जो मेन कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको एतमाद में नहीं लिया गया, और इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में, मसलन फैसलाबाद में परसों एक धरना लॉन्च है तमाम अहले सुन्नत की तंजीमात की जानिब से, जिसमें सुन्नी तहरीक शामिल है, जिसमें जमात अहले सुन्नत शामिल है, जिसमें ATI शामिल है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल शामिल है, जिसके अंदर वहदत मुस्लिमीन इंशाल्लाह शामिल होगी, स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। आप जब दरबारी लोगों को, जो आपकी अपनी जुबान बोलते हैं और आपके मैटर्स के मुताबिक वो मामला को सलूशन की तरफ पता होना चाहिए
क्योंकि अगर देखें जो सानिया रावलपिंडी के मौका पर हुआ, हमारा सवाल अगेन यही है कि वहां पर उस वक्त कोर कमेटी कहाँ थी, वहां पर उस वक्त अमन कमेटी के लोग कहां पर थे, इसलिए कि चूंकि उन लोगों आप दरबारियों को बेनकाब कर दें, पता चल जाएगा उनको तमाम लोगों के इल्म में है कि दरबारी लोग कौन से हैं। मसलन पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सूबा सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम सूबों की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके इल्म में है। देखिए एक डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां के आरपीओ को, सीपीओ को, डीसीओ को इल्म है कि यहाँ पे किस सेक्ट के कितने मदारिस हैं, कौन मेन स्टॉक होल्डर है, किसकी कितनी फॉलोइंग है, किसकी कितनी फॉलोइंग नहीं है। अगर आप उनमें से ऐसे लोगों को पिक कर लेंगे, तमाम सेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप तमाम सेक्ट्स के ऐसे लोग मुंतखब कर लेंगे जिनकी बात उनके घर वाले भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और फिर आप ये डिमांड करेंगे कि ये लोग अगर खुदा ना खास्ता को मिसहैप लोगों को कंट्रोल करें, तो फिर ये फिरकावारियत का मसला नहीं है, फिर चौधराहट का मसला है। That's what I'm saying. This is the responsibility of the state. देखिए कोर कमेटी का इंतखाब कौन करता है? ज़िली इंतजामिया करती है। पीस कमेटी का इंतखाब कौन करता है? ज़िली इंतजामिया करती है। तो मैंने तो नहीं करना, शहीदी साहब ने नहीं करना। ये मसला जिम्मेदारी कौन लेगा फिर इस सूरत हाल से तमाम वो निपटने लोग के लिए? लेंगे। अब देखें अब कौन ले रहा है? अब अगर ये तमाम सानियात हो रहे हैं, क्या वो कोर कमेटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं? क्या वो अमन कमेटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं? क्या उन्होंने ये मामला हल करवा दिए? वो तो मामला को कर्फ्यू की जानिब ले गई, और वो लोग जिनकी अपने लोगों पर गिरफ्त थी, उन्होंने उनको अपने दीवार से लगा के, क्योंकि वो अहले हक हैं, वो बाज़ औक़ात कड़वी बातें भी कहेंगी जो हुकूमत को मंजूर नहीं होती, तो इस वजह से ये मामला पेश आ जाते हैं। अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब, मैंने इसीलिए चाहा पहले सबका कमेंट ले लूँ, आप सबके जवाबात भी दें। फिरका वाराना कशीदगी इस वक्त मुल्क में उरूज में है, क्या कर रही है हुकूमत, कहाँ है हुकूमत इस हवाले से? देखिए ये तो बहुत, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी मुल्क है कि जहाँ पे जहाँ बर्दाश्त या तहम्मुल या फ़िरकावारियत को मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा यहाँ मौजूद है तमाम इस्लामी ममालिक में। एक इराक़ में आपको ये कशमकश नज़र आती है, वरना ये फ़िरके जो हमारे 56 इस्लामी ममालिक हैं हर जगह आबाद हैं, लेकिन जो इनकी वजह से कीमती इंसानी जानों का नुकसान यहाँ हो रहा है, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक। अब दूसरी बात ये है जी कि जो आपने फरमाया कि अगर हुकूमत से पूछेंगे तो वो कहेगा जी कि तीसरी कुव्वत, बात ये होती है, कहते हैं ना, गलत बात होती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि वाकई तीसरी कुव्वत कार फरमा होती है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जैसे कोयटा के वाक़यात है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पर हज़ारा बरादरी जो अहले तशरीफ़ बरादरी है, ठीक, वहाँ पे जिस तरह सैकड़ों की तादाद में आप मुझे बताएं उन लोगों को वहाँ पे जो हलाक किया गया, शहीद किया गया। अब किसी एक फ़र्द को या किसी एक फ़िरके को उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? ये वो तीसरी कुव्वतें हैं जो इस तरह के हलाक वाक़यात में मुलविस हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या पता चलता है या नहीं पता चला, हुकूमत को बिल्कुल पता होता है, लेकिन नहीं, मैं मेरी बात सुने ना, मोबाइल सर्विस बंद कर दो, लेकिन वो उसके रास्ते बंद कर दो, वो काम जो आप चाहते हैं ना, क्या ये सब मसले का हल है? आप चाहते हैं ना जो काम कि ये हुकूमत को जो पता हो वो मालूमात उसी वक्त मीडिया पे ऑन एयर कर दें, आप क्या समझते हैं अमन कायम रह सकता है? मालूमात नहीं चाहिए, एक्शंस दिखाएं अपने। नहीं, एक्शंस हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? अभी कराची का जो वाकया अभी रावलपिंडी में हुआ, वो फिरकावारियत की एक बदतरीन मिसाल थी जी। उसके पीछे साजिशें भी हुई, लेकिन फुटेज के जरिए, मालूमात के जरिए बड़े सारे हमने गिरफ्तार किए, मैक्सिमम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब उन सब की आइडेंटिटीज अगर हम मीडिया के जरिए दे दें तो वो आग जो बड़ी मुश्किल से हमने ठंडी की है, वो आग जो है ठंडी नहीं होगी। अभी तक किसी को ये नहीं पता कि कितनी तादाद है और कौन लोग हैं, उन्हें पता है। मैं मीडिया की नहीं, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये सारी मालूमात ऑन एयर कर दें और सबको ये बता दें कि कौन कौन से लोग थे और ये क्या क्या चीजें थी, बता दें। नहीं, ये लोगों को पता होते हैं, सारे पता होते हैं, आपस में शेयर करते रहते हैं। और मैं सिर्फ एक चीज मुकम्मल कर लूँ, हुकूमत यकीनन जो इस तरह के वाकयात में लोग मुलविस हैं उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। कब पहुंचाएंगे भाई? हो रहे हैं ना, अब ये तो आप कह सकते हैं, ये तो आप नहीं कह सकते कि जनाब ये एकदम वाकया और दूसरे दिन सारे उसी चौक में फांसी पे लगे होने चाहिए, लेकिन नहीं, हमारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती हैं ऐसे वाकयात को रोकथाम के लिए। और जो ये रावलपिंडी का वाकया हुआ, मैं इससे ज्यादा जरूरी बातें करूंगा, मैं खत्म कर लूं, खत्म नहीं हो रहा ना, कमी नहीं हो रही इसमें। बात करना चाह रहा हूँ, मैं जरा सिर्फ ये खत्म कर लूँ कि उस वाक़े के बाद आपने देखा कि जो कंट्रोल हुआ, वरना जिस अंदाज से आपके ये फेसबुक पे और ये जो चले थे कि लोगों के गले काट के फलां हो गया, कुछ भी नहीं हुआ था। और मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह उस आग पे जिस तरह पानी डाला गया, हुकूमत का उसमें बड़ा किरदार था। अच्छा। और जो असल बात मैंने कहा बहुत ज़रूरी बात मैं करना चाह रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा किरदार, हमसे ज़्यादा किरदार उलमा हज़रात का था, उन्होंने एक पॉजिटिव किरदार अदा किया। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आज भी इस हवा को, इस आग को
इसको ठंडा करने में हुकूमत से ज्यादा आज भी उलमा का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरका वारियत को अपने अपने नहीं बोझ नहीं डाला, ये ऑलरेडी ये जिम्मेदारियां हैं। अगर फिरके के लोग उलमा हजरात अगर सब्र की, बर्दाश्त की ये बातें अगर करेंगे और जो करते हैं वो बड़ा अच्छा करते हैं तो यकीनन इसको कम करने में मदद मिलेगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि रियासती इदारों की आईनी जिम्मेदारी होती है कि वो माशरे के अंदर अमन कायम करे और उसके लिए हर ताकत इस्तेमाल करे, आखिरी हद तक जाए। अमल मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, आज तक कितने लोगों को सजाएं हुई? इस वक्त सजाए मौत के 8000 से ज्यादा कैदी हैं आपके जेलों में, किसी एक को सजा हुई? जी, ऐलान तो हो चुका है लेकिन सजाओं पर अमल दरामद को रोक दिया गया है। ये रोकना क्या सजा देना है या सजा को रोकना है? धमकियां आ जाती हैं लामा साहब, रोकना पड़ता है फिर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखें, एक तो ये कि रियासती इदारे और आपकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरा नहीं कर रही, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सिर्फ चल चलाओ है, वक्त गुजारो, ये हादसा गुजर जाए, नए हादसे का इंतजार करो। इसलिए किसी भी हादसे के हवाले से जो मुजरिम थे वो केफर किरदार तक आज तक पहुंचाए नहीं जा सके। एक दूसरी बात, हुकूमतों को बिलउमूम और सियासतदानों को मौका मिलता है, भाई ये शिया सुन्नी झगड़ा है, मजहबी मुनाफरत है, ये है वो है। आज का आपका प्रोग्राम जो आपके इसी शहर में हुआ, तय था कि आपके कन्वेंशन सेंटर में होगा, जिसमें कौन लोग थे? शिया और सुन्नी, आधे शिया थे आधे सुन्नी थे, उलमा थे, मशाइख थे, अकाबिर थे और अक़लियतें थीं। मेरा सवाल ये है कि कहा गया कि थ्रेड है, धमकियां हैं, कहीं कुछ न हो, ठीक, वहां पर इजाजत नहीं मिली, खुली फजा में कहा गया अब यहां पर जो करना कर लो। मुझे ये बताएं, कन्वेंशन सेंटर के अंदर ज्यादा खतरा था या फिर डी चौक के ऊपर ज्यादा खतरा था? अब मुझे नहीं चाहती मैं बात मुकम्मल करता हूँ। देखें, इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, अगर कन्वेंशन सेंटर के अंदर ये प्रोग्राम होता तो ज्यादा महफूज था ना, अक्ल तो यही कहती है। लेकिन आपने खुली फजा में करने की इजाजत दे दी कि भाई वहां पर कर लो लेकिन इधर ना करो। इसका मतलब यह है कि रियासत के अंदर मौजूद इदारों के अंदर वो सिंसियरिटी नहीं है, और फिर हो सकता है कि उनके अंदर कुछ ऐसी काली भेड़ें हों जो ये चाहती हों कि इस तरह के हवादिस रोनमा हो जिसके नतीजे में जो माशरे के अंदर मसाइल और मुश्किलात हैं जिनका सामना आवाम को है, उससे उनकी तवज्जो हट जाए। ठीक, अलामा साहब आपने बात की ना, एक सेकंड से दीजिएगा। ताहिर शफी साहब, ये दाल में कुछ काला है, पूरी दाल ही काली लग रही है। देखिए, जो हालात है मैं समझता हूं कि इसमें दाल में तो बहुत सारा काला नजर आ रहा है, और ये कोशिश की जा रही है कि इस मुल्क के अंदर पहले शिया सुन्नी तसादुम हो रहा था, अब बरेलवी देवबंदी तसादुम भी करवाया जाए। अभी थोड़ी देर पहले इत्तला मिली है कि कराची के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी के एक रहनुमा को मस्जिद के अंदर दाखिल होकर जो है वो कत्ल किया गया। तो ये क्या है आखिर? कब? मैं नहीं कहता कि जनाब डॉक्टर साहब हमें बताएं, हमें जरूर इदारे बताएं, लेकिन कम से कम ये तो बता दे कि ये फुला बिन फुला का कातिल था, हमने इसको जनाब सजा दे दी है, ये फांसी पे चढ़ा हुआ है। फुला बिन फुला का कातिल था, ये फांसी पे चढ़ा हुआ है। बदकिस्मती ये है कि तवज्जो नहीं है उस तरह जिस तरह तवज्जो इन मसाइल की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ तालिबान का मसला भी बड़ा अहम होगा, लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर फिरका वाराना तशद्दुद जिस तरह फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये सबसे तालिबान की कड़ियां भी तो वहीं से मिलती हैं, कहा जाता है जी, तालिबान की कड़ियां भी तो वहीं से मिलती हैं, ये कहा जाता है। देखिए, मैं कहता हूं तालिबान हो, ईरान से कोई हो, सऊदी अरब से कोई हो, अमारात से कोई हो, अमेरिका से हो, अफ्रीका से हो, भाई आपके मुल्क के अंदर जो कर रहा है उसको पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, क्या अगर कल तालिबान या कोई और या ABCD कोई भी जो है वो इस मुल्क को आग लगाने आ जाएगा, हम कहे लगा दो भाई, ये तो फुलाना आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ खाली तालिबान एक मसला नहीं है, यहाँ और बड़े गिरोह हैं, यहाँ और बड़े ग्रुप हैं, यहाँ और बड़े इदारे हैं
जो इन कामों पे लगे हुए हैं। ठीक, तालिबान एक मसला नहीं है, कंसेंसस पैदा करने की जरूरत है। ठीक है। हामिद रजा साहब, आप अपनी बात भी कीजिएगा और ये भी बता दीजिए कि हुकूमत और रियासत पर इनकी जो कोशिशें हैं उस पर आपको कितना एतबार है, चूंकि कोशिशों के बारे में तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने बताया ना, और आप लोग ये इल्जाम क्यों आयद करते हैं कि हुकूमत का दहशतगर्दों के हवाले से नरम रवैया है, ये कहते रहे ना आप, क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं अर्ज करूँ, ये जो आपने पहले अभी बात की थी कि धमकियां आ जाती हैं, ये धमकियां इंडिविजुअल्स के लिए एक्सेप्टेबल होती हैं, ये धमकियां अगर आप किसी जमात को दें तो एक्सेप्टेबल है, रियासत को धमकी नहीं दी जा सकती। अगर रियासत धमकियों की ज़बान समझने लग पड़े, जिस तरह रियासत आज समझ रही है, तो फिर रियासत का फेलियर हो जाता है, स्टेट का फेलियर हो जाता है, रिट नहीं रहती। मेरा सवाल ये है, हमें आइडेंटिटी हाइड करने की ज़रूरत क्या है? दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी आप चलें, अल्लामा साहब ने ये कहा, अमीन शहीदी साहब ने, कि 8,000 कैदी जेलों में सजाए मौत के मुंतज़र हैं। मैं ये कहता हूँ कि पिछले 6 माह में नहीं, पिछले 5.5 साल में पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जितने सेक्टेरियन वायलेंस के वाक़यात हुए, मैं किसी एक सेक्ट की बात नहीं करता, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं, कितने केसेस में गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर बनी है, वो कौन से लोग हैं जिनको अदालत में पेश किया गया, ताकि अगर वो किसी मसलक की तरफ से हैं तो तमाम लोगों को पता लगे कि वो किन की पुष्टपनाही हासिल करके किस सेक्ट को बदनाम कर रहे हैं, ताकि लोग उनकी या इस्लाह कर सकें या उनके पीछे से हाथ खींच सकें। अब आप अगर आइडेंटिटी को हाइड कर लें और उसके बाद ये कहें कि हमने मुजरम की आइडेंटिटी को हाइड कर लिया, तो रियली अनफॉर्चुनेटली मुजरम ने जिस वक्त या मुलजम ने जिस वक्त जुर्म का इर्तिकाब किया, तो उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड नहीं किया, उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उसने एक नजरिए के साथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो एक तो ये आइडेंटिटी हाइड नहीं करनी चाहिए किसी भी लिहाज से, ये रियासत की कमजोरी की निशानी होती है। दूसरी बात, तालिबान के हवाले से अभी आपने ये बात की कि हम ये क्यों कहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं या मुज़ाकरात ना किए जाएं, ये आप कहते हैं पार्लियामेंट में भी तालिबान सोच के हमें लोग बैठे हुए हैं, तो क्या हम ये समझे कि कोई सख्त एक्शन ये नहीं लेंगे और मुज़ाकरात आप समझते हैं डेफिनेटली मौजूद हैं। देखें, हर एक का अपना नुक्ता नज़र है और एक दूसरे के नुक्ता नज़र को अच्छे तरीके से तमाम लोग सुनते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल ये है कि वो अनासर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं आपसे ये कहूँ, मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं ये कहूँ मैं रियासत को नहीं मानता, मैं आइन को नहीं मानता, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, मैं हुकूमत को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मानता, तो आप मुझे बताएं मेरा अगले दिन इस मुल्क में वजूद नहीं मिलेगा? मुझे उठा के ऐसी जगह पर ले जाया जाएगा जहाँ पे शायद मेरी नस्लें भी रोएं कि हमारा एक आदमी जनाब गायब होगा और इसके ये मामलात हो गए। अब एक आंसर महला हम रियासत को भी मानते हैं, हम रियासत को भी मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम सियासी इख्तिलाफात के बावजूद मौजूदा हुकूमत को मानते हैं, हम मौजूदा हुकूमत की रिट को मानते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या इन तमाम चीज़ों के मानने का रिजल्ट हमें ये दिया गया, उसका सिला हमें ये दिया गया कि आज कन्वेंशन सेंटर में जहाँ पर आपकी कम्युनिटीज़ वो मौजूद थी, आपकी ईसाई कम्युनिटी मौजूद थी, आपकी सिख कम्युनिटी मौजूद थी, आपकी हिंदू कम्युनिटी मौजूद थी, आपके उलमाए इकराम मौजूद थे, आपके मज़ारात के शहीदों के वारिसीन मौजूद थे, आपके इमाम बारगाहों के शहीदों के वारिसीन मौजूद थे, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज के शहीदों के वारिसीन मौजूद थे। क्या उन लोगों को औरतें, माएँ, बहन, बीवी, बच्चे मौजूद थे? ये तो आप वज़ारत दाखिला से पूछें। हमें जो आला तरीन ज़राए ने रात को ये पैगाम दिया और बाकायदा तौर पे कि वज़ीर दाखिला साहब ये कहते हैं कि आपको कन्वेंशन सेंटर में कन्वेंशन की किसी सूरत में इजाजत नहीं है, वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट है। मुझे ये बताएं, इस कमरे में सिक्योरिटी थ्रेट है या बिल्डिंग से बाहर निकल के सिक्योरिटी थ्रेट है? तो यही वो एलिमेंट्स है। और मुझे सिर्फ एक सेकंड मुझे दीजिएगा। देखें, मैंने ये पहले बात की, मेरे बड़े काबिल एहतराम भाई हैं तारिक फजल चौधरी साहब, मैंने ओपन ये बात कही है कि हमारे मुस्लिम लीग नून से सीरियस सियासी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन we will be the first person, we will be the first party in Pakistan who would love to appreciate Pakistan PMLN अगर वो कोई कंस्ट्रक्टिव किस्म का क्रैकडाउन करें इन लोगों के ऊपर। वो तो कह रहे हैं कि मुसलसल काम हो रहा है। आप मुझे ये बताएं, यूनिटी का इतना मुजाहिरा हो रहा था, परमिशन क्यों नहीं मिली, जरा ये भी बता दें। चंद चीज़ें देखें, जहाँ तक परमिशन का ताल्लुक है, मैं ज़ाती तौर पे उन वजूहात से वाकिफ़ नहीं हूँ जिनके पेश नज़र ये इजाज़त नहीं दी गई कि वो कौन से ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। यकीनन ये ज़ाहिर एजेंसीज़ की तरफ से आते हैं, इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से आते हैं, वो कितने सीरियस थे या क्या ऐसी वजूहात थी, मैं ज़ाती तौर पर उनसे वाकिफ़ अंदर थे, बाहर नहीं थे। वही बात है, बाहर नहीं थे और पैसे लेके हुकूमत की वापस कर दिए गए, ये भी बात है। पैसे लिए गए, वाउचर काटे गए। नहीं देखें, मैंने अर्ज़ किया ये बात जो है जो आपने की है, मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, मैं अपनी कमिलमी का इजहार कर रहा हूँ, एनओसी भी जारी हो चुका है, मैं अपनी लाइमी का इजहार कर रहा हूँ कि वो कौन से ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स थे या कौन से ऐसे खदशात और वजूहात थी जिनकी बुनियाद पे ये इजाज़त नहीं दी गई। मैं ज़ाती तौर पर उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। ठीक, तरफदारी का इल्जाम भी लग रहा है। बार बार जो अल्लामा साहब ने भी बात की, आपने भी कहा कि दाल काली है या दाल में कुछ काला है,
اصل میں ہمارے دل کالے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرقہ واریت میں کیا مسئلہ ہے مجھے آپ یہ بتائیں. ہر بندے کا اپنا ایک مسلک ہے. ہم کیوں یہ برداشت نہیں کرتے کہ وہ اپنے مسلک کے مطابق اپنی زندگی گزارے؟ ہم کیوں اپنا مسلک اس کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس لیے یہ گزارش کی تھی کہ یہ بات حکومت سب کے دل اور دماغ میں نہیں ڈال سکتی. اس کے لیے علماء حضرات کا بڑا میجر کردار ہے. وہ کردار ادا کر رہے ہیں، مزید بھی کرنے کی ضرورت ہے. میرا یہ پوائنٹ ہے. یہ آپ پر اعتبار کیسے کریں گے؟ دوسری بات جو حامد صاحب نے فرمایا کہ جی دھمکیوں سے حکومتیں نہیں چلتی. وہ کہہ رہے حکومت اپنا مسلک تھوپ رہی ہے. کوئی یہ تو جواب نہیں، ناٹ ایٹ آل جی. حکومت میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جو آپ نے کہا نا کہ اس کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں جو حکومت کے اندر ہیں، قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہوتی. ہر حکومت کے اندر ان کا اپنا ایک اظہار رائے ہے. کچھ پتہ چلا ہوگا. میں اپنی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر حکومت کے اندر ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو لے مین ایک بات بتا رہا ہوں. اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ایک مسلک کی ہے یا یہ دوسرے مسلک کی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی ہر مسلک کے لوگ تھے. ہماری حکومت ہر مسلک کے لوگ ہیں. حکومتیں کبھی کسی مسلک کی سرپرستی کبھی نہیں کرتی، کرنا بھی نہیں چاہیے. آف کورس دھمکیوں کی بات نہیں ہے. ابھی جو مذاکرات کی بات ہوئی ہے، نہیں پنجاب حکومت پر الزام لگا رہے ہیں، اس کو بھی کلیئر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. میں ذرا پوائنٹ در پوائنٹ آ رہا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا بہت سیریس الزام چلیں میں پہلے اس کی بات کر دیتا ہوں. میں پنجاب حکومت کی بات پہلے کر دیتا ہوں. آپ نے بہت دیر لگائی اس بات کے اوپر اور بڑے دلائل دیے اس بات کے اوپر کہ آئیڈینٹی اور شناخت کو پوشیدہ نہیں رکھنا چاہیے. قطعی طور پہ کوئی شناخت، آئیڈینٹی، سب کے سب جو لوگ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں انہیں کوئی پوشیدہ نہیں رکھا گیا. میں آپ کو حکومت پنجاب کے پچھلے 5 سال کے اشتہارات لا کے دکھا سکتا ہوں جو اخبارات میں چھپے. اور یہ جو مسلمہ دہشت گرد ہیں جو مختلف وارداتوں میں مطلوب ہیں، 5 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک ان کی ہیڈ منی جو سر کی قیمت ہوتی ہے وہ مقرر رہی. اور وہ تصویریں اخبار میں چھاپتے رہے کہ یہ لوگ میں درکار ہے. کسی کی کوئی آئیڈینٹی نہ ہمیں ان سے کوئی محبت ہے نہ کبھی چھپائی گئی ہے. یہ جو میں نے آئیڈینٹی چھپانے کی بات کی وہ چھپانا نہیں. جب حالات ایسے ہوں کہ آگ لگی ہوئی ہو اس وقت حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ جناب یہ لوگ ہیں جی آپ کو فلاں مسلک نے مارا، یا اس کو کہ نہیں فلاں مسلک کو نے آپ نے مارا. تھوڑا سا تحمل سے چلنا پڑتا ہے اور ان واقعات کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. باقی اوورآل ملک میں جو صورتحال چل رئی ہے، آپ کی باتوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسلک کے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا. یہ تو علامہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مسلک کو فلاں لوگ کو مار رہے ہیں. میں نے آپ کو اپنی پہلی گفتگو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگ یقیناً مختلف مسلکوں کے انوالو ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے زور یہ دیا کہ اکثر اوقات وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، جن کے اپنے مذموم مقاصد ہیں، جو کسی مسلک کو معاف نہیں کرتے، فرقہ واریت کی آڑ میں وہ اپنا گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں. اور یہ بات اچھی ہے کہ یہ ہمارے علماء حضرات بھی ان کو پہچانتے ہیں کہ سازشیں ہو رہی ہیں. کیا ہماری حکومت کے پاس کوئی واضح پالیسی ہے؟ ذرا یہ تو سمجھ جائیں گے. کئی دفعہ یہ واقعات ہوتے ہیں، علماء صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں بڑی ان کی قدر کرتا ہوں. ان کے سینئر ترین لیڈر وہ بالکل اسی وقت بیان دیتے ہیں میڈیا پہ کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سازش ہے، ہمیں کسی مسلک سے گلا نہیں ہے، صبر کریں، تحمل کریں. اس سے اس آگ پہ پانی ڈالا جاتا ہے اور یہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک، میں ایک بریک لے لوں اور بریک کے بعد ذرا بات کریں گے کہ یہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے حکومت کے پاس کوئی واضح پالیسی ہے، اور ہے تو کیا اس پہ چل کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا علامہ طاہر اشرفی صاحب، اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے سیکٹیرین وائلنس کی بھی، تو حکومت کی کوشش یہ ہے کہ مذاکرات سے صورتحال کو کنٹرول کیا جائے. میں ذرا اس پہ بھی آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں کہ مذاکرات کی کافی بات ہو رہی ہے کہ نیا سلسلہ شروع کیا جائے، لیکن جو میڈییٹر بنائے جا رہے ہیں یا جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تو خود ان لوگوں کی زبان بول رہے ہیں. تو کیا اس صورتحال میں مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مولانا سمیع الحق سے میں سیدھی بات کر دیتا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کی ہے اور تعاون مانگا ہے اس انداز میں کہ یہ جو مذاکرات کا عمل ہے اس میں آپ بھی جو کردار اگر ادا کر سکتے ہیں تو کردار ادا کریے.
میرا خیال ہے یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک. جنگوں کا مسائل کا حل بھی بالآخر ٹیبل پر ہی ہوتا ہے، اور مذاکرات پاکستان کے آئین، دستور اور پاکستان کے جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، جو جماعتوں نے ایک طریقہ کار طے کیا تھا، مذاکرات اسی کے تناظر میں ہونے ہیں نا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ پاکستان کی قیمت پہ مذاکرات ہوں گے. علامہ طاہر اشرفی صاحب ایک چیز کلیئر کر دیں. دیکھیں مولانا سمیع الحق صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر طالبان کہیں گے کہ شریعت نافذ کرنا ہے تو پھر کرنا ہوگی، تو کیا اس طرح یہ مطالبہ مانا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا یہ میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں یہ بات کہیں گے کہ شریعت نہیں آنی چاہیے پاکستان میں؟ طالبان کی شریعت آئین اور دستور کہتا ہے طالبان کی شریعت نہیں، میں شریعت اسلامیہ کی بات کر رہا ہوں. شریعت اسلامیہ اس ملک میں ہر مسلمان کی خواہش ہے. شریعت نظام مصطفیٰ اس ملک میں ہر مسلمان کی خواہش ہے. وہ اپنے ورژن کی بات کر رہے ہیں نا. خواہش ہے جی، وہ اپنے ورژن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ تو جب چیزیں سامنے آئے گی پھر بات ہوگی. ابھی تو دیکھیے نہ کوئی رابطہ ہوا، ابھی تو نہ کوئی ثالثی ہوئی، ابھی تو نہ کوئی آغاز ہوا. ہم پہلے ہی پریشان ہو جائیں بھئی ان کے مطالبات آنے دیں، اب بات چیت کا کوئی آغاز ہونے دیں. نمبر 1. نمبر 2، جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو آپس میں کل بھی بیٹھے تھے، آج بھی بیٹھے ہیں. ابھی پنجاب حکومت نے جو ضابطہ اخلاق بنایا اس پر ہم سب اکٹھے ہیں. یہ شہیدی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے، ہم نے بھی اس کی تائید کی ہے. علماء اپنے طور پہ یہی کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے علماء کا آپس میں بیٹھنا، اور ایک ہے حکومت جس کے پاس قوت نافذہ ہے اس قوت نافذہ کو استعمال کرنا. اب علماء تو آپس میں بیٹھ کے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ضابطہ اخلاق عمل کروائیے کہ اس ملک کے اندر کوئی اصحاب رسول، خلفاء راشدین، امہات المومنین، سیدنا امام مہدی، ائمہ اطہار کے بارے میں کوئی بدزبانی نہ کرے، کوئی توہین نہ کرے، کوئی کسی مکتبہ فکر کو کافر نہ کہے. بھائی عمل درآمد تو آپ نے کروانا ہے. جب آپ عمل درآمد نہیں کروائیں گے. اچھا علامہ صاحب ایک سیکنڈ، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ تمام علماء متفق ہیں، ایک ہیں، ہم آواز ہیں اس ایشو پہ، یہی بات ہے نا. پھر ایک بات ذرا کلیئر کر دیجئے کہ یہ جلوس نکلنا نہ نکلنا، جلوس کا راستہ تبدیل کرنا، اس پر اختلافات کیوں ہیں؟ چونکہ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، جلوس نکلے گا اور اسی راستے سے نکلے گا. ہم آواز ہیں نا، متفق ہیں نا سب. دیکھیے بات سنیے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ ماضی میں پنجاب میں میں نے خود کئی جگہ پر یہ معاملات کیے ہیں کہ وہاں پر بھی اگر قبل از وقت انتظامات کر لیے جائے، آپس میں بٹھا دیا جائے تو وہاں پر بھی معاملات حل ہو جاتے ہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ معاملات حل نہیں ہوتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. اگر اہل تشیع کے نزدیک جلوس نکالنا عبادت ہے، ہمارے نزدیک جلوس نکالنا عبادت نہیں ہے. میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے. اس سے تو کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوتا. اس ملک میں جلوس نکل بھی رہے ہیں، ابھی میلاد کے جلوس نکلیں گے. میں نے بلکہ خود کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ ہمیں وہ عناصر بتائیے جو جلوسوں راستہ نکالے نا کوئی مصلحت سے جس پہ اختلاف ہوتا ہے. ابھی آپ نے جو بات کی، حامد رضا صاحب کو بھی شامل کر لوں میں اس میں، کیا جلوس بہت بڑا مسئلہ ہے؟ حامد رضا صاحب، کیا اس کے لیے ایک ضد کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں سارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کی جانوں کو کی حفاظت نہ کرنا، کوئی آپ مصلحت کے ساتھ اس کا حل نہیں نکال سکتے، ایک بہترین اور مستقل حل؟ دیکھیں میں عرض کروں اس حوالے سے بڑی عجیب و غریب باتیں، اور کچھ عرصے سے کچھ صاحبان اور ہمارے بزرگوں کی طرف سے کچھ ایسے مطالبات کیے گئے ہیں جو ایکسیپٹیبل نہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں کچھ عبادات اس طرح، تو پھر آپ یہ کہیں گے کل آپ کو میرے نماز پڑھنے پہ اعتراض ہے تو میں نماز اپنے گھر میں جا کے پڑھنا شروع کر دوں، مسجد میں نہ پڑھوں. پرسوں یہ کہیں گے کہ آپ کو حج پہ نہیں جانا چاہیے، آپ کا حج ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس طرح تو ہم ہر ایک کو یہ حق دینا شروع کر دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے اگلے کو طریقہ بتانا شروع کر دے کہ آپ کیا عبادت کریں گے، کیا عبادت نہیں کریں گے. کل ہم کرسچین سے کہیں گے کہ آپ اپنے چرچ میں عبادت نہ کریں، کیا ہم ہندوؤں سے کہیں گے، کیا ہم سکھ کمیونٹی سے کہیں گے کہ آپ ننکانہ صاحب نہ جائیں؟ مصلحت کے ساتھ ایک حل نکالیں نا، محدود کر لیں، نہیں میں دیکھو آپ راستے تبدیل کر لیں. محدود نہیں ہو سکتے. کروڑوں کی تعداد میں لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. لوگوں کے یہ ایمان کا حصہ ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے ایمان کا حصہ ہے. اب دیکھیں
یہ آج سے نکلنے نہیں شروع ہوئے, 1400 سال سے نکلتے آ رہے ہیں. پاکستان میں کوئی پہلی مرتبہ نکلنے نہیں لگے, حال تو یہ نہیں تھی, پاکستان میں پہلی مرتبہ نکلنے نہیں لگے, پاکستان میں پہلے بھی نکلتے آ رہے ہیں, کبھی کوئی پرابلمز نہیں ہوئی. دیکھیں معاملہ, میں پھر وہی میں بات کہوں گا, اگر آپ سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے, مجھے بڑی بات اچھی لگی طاہر اشرفی صاحب کی یہ کہ آپ سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے تو ریزنیبل راستہ نکال سکتے ہیں. آپ سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں, ان کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات کو ڈسکس کریں, انہیں آپ پراپر وے آؤٹ دیں, ان کے ساتھ آپ پراپر ڈسکشن کریں, ایک چیز بنائیں, ضابطہ اخلاق بنائیں ہر جگہ پر, صوبائی لحاظ سے, ڈویژنل لحاظ سے, تو اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن اب کافی عرصے سے ابھی حامد رضا صاحب نے کہا نا, یہ سلسلہ تو چل رہا ہے نا جلوس کا, کبھی محرم کے ہوتے ہیں, پھر کبھی ربیع الاول کے ہوتے ہیں, تو کیا یہ ضروری نہیں, آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بہترین اور مستقل حل نکال لیں, کوئی چیزیں ان کے سامنے رکھیں تو صحیح. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں برداشت کی قوت ختم ہو گئی ہے, اور ایک نیا نظریہ سامنے آ رہا ہے کہ میں اپنا نقطہ نظر دوسروں پہ ہر صورت میں طاقت کی بنیاد پر مسلط کروں. ورنہ جلوس چاہے عزاداری کا ہو یا میلاد کا, اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے انہوں نے فرمایا 1400 سالوں سے, کم از کم برصغیر میں 300 سالوں سے یہ جلوس نکل رہے ہیں. آج میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, اسی پر آ رہا ہوں, آج تک کسی کو اعتراض تو نہیں تھا. اب اگر کسی کو یہ اعتراض شروع ہو گیا, اس کے پیٹ پہ مروڑ اٹھنا شروع ہو گیا بھی یہ جلوس کیوں نکلتے ہیں, تو اس کا حل کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آئین آپ کو یہ اجازت دیتا ہے, یعنی کہ آپ آزادی کے ساتھ یہ جلوس نکالیں, دیتا ہے. اگر دیتا ہے تو پھر جو اس آئین کی اس شک کی خلاف ورزی کرتا ہے اور آپ کی آزادی پر ضرب لگاتا ہے, اس کو روکنا کس کے ذمہ ہے؟ ریاست کے. اب اگر اس کے ہاتھ میں گن ہو اور ریاست اس کے گن سے خوفزدہ ہونے کی وجہ سے آپ پر پابندی لگانا چاہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل قانون شکنی ہے اور آئین کی مخالفت ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی طرف آنا چاہیے کہ ریاست کے جو ذمہ کام ہے وہ انجام دے. دیکھیں دو باتیں میں ایک بات پھر عرض کروں, باقی باتیں چھوڑ دیتا ہوں. ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے, جیسے انہوں نے بھی فرمایا اور طاہر اشرفی صاحب نے بھی فرمایا, سٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں بٹھائے. ٹھیک ہے, آج ہم نے ریاست کا کام کیا ہے اسلام آباد میں. شیعہ سنی اختلاف کی بات ہم بہت سنتے رہے, لیکن آج ہم نے شیعہ سنی کو بٹھایا نا, اور عوام کو بھی بٹھایا اور علماء کو بھی. اب سوال یہ ہے کہ آج ریاست نے کیوں اس اتفاق اور اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی اور کامیاب ہونے سے روکنے کی کوشش کی. میں ایک چیز عرض کروں, جو آپ سوال کر پورا کرنے کے لیے کیا کریں آپ, جو آپ سوال کر رہی ہیں تمام علماء حضرات سے, شاید جلوس جس طرح سالہ سال سے اور کئی صدیوں سے نکل رہے ہیں, شاید یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جو جلوس نہ نکلیں. میں تمام جو مسائلے کا ان کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہمارے ہاں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ ضد پہ ہوتا ہے, وہ انا پہ ہوتا ہے. وہ انا اور ضد یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ جلوس تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی بھی جلوس ہو, چاہے وہ شیعہ حضرات کا ہو, محرم کا ہو, اگر وہ اس بات پہ مصر ہو کہ نہیں جی پارا سے جب تک ہم نہیں گزریں گے ہماری بخشش نہیں ہوگی, یہی بات نا, یہ چیز جو ہے اس پہ میرا خیال ہے مصلحت اگر کار فرما ہو تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے. لیکن یہ مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ بات مان لی تو شاید حکومت جو ہے وہ کوئی اس کے نمبر زیادہ ہو جائیں گے, یا دوسرا گروپ جو ہے وہ شاید مجھ پہ کوئی تانا زنی کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے, بٹھانا چاہیے, بٹھائے, کئی دفعہ بٹھائے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو سارے معاملات الحمدللہ اتنی زیادہ خوفناک واقعات کے بعد جب تھوڑا ان کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو یقیناً بہت ساری چیزیں چلتی ہیں, حکومت اپنا کام کرتی ہے. بہت شکریہ آپ کا علامہ امین شہیدی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب, اور علامہ طاہر اشرفی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. کہا جاتا ہے کہ شیعہ کا قتل ہوا, کہا جاتا ہے کہ سنی کا قتل ہوا, لیکن خدا کے لیے یہ سوچئے کہ نہ شیعہ مر رہا ہے نہ سنی مر رہا ہے, صرف اور صرف پاکستانی مر رہا ہے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.